ये नजारा बरगी डैम के उस क्रूज का है और ये डूबने से ठीक कुछ सेकंड पहले का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सर्द हवाओं का आनंद ले रहे थे, अपने बालों को लहरा रहे थे। दो औरतें अपने बच्चों को लेकर उस क्रूज पर बैठी हुई थी। अचानक से उनके इस माथे पर चिंता की लकीरें थी कि हम बचेंगे कैसे, हम बचे न बचे, हमारे बच्चों का क्या होगा। और उसके थोड़ी देर बाद इसी क्रूज के डूबने से कुछ सेकंड पहले ये देखिए आप जैकेट्स के फ्रेश बंडल अभी खोले जा रहे हैं, जिन्हें यह तक जहमत नहीं उठाई गई कि इनको बाहर निकाला जाए। ये दो तस्वीर बयान करती हैं इन हादसों की वजह क्या है और ये हादसे कभी नहीं रुकने वाले। क्या इंडियन टूरिज्म लोगों की कब्रगाह बनता जा रहा है? क्या हमें हादसों की आदत हो गई है? क्या प्रशासन सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए थोड़ी बहुत कार्रवाई करता है या हादसों से पहले भी कोई कार्रवाई की जाती है? टूरिस्ट बसों से लेकर नौकायान से लेकर हर जगह पर हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं और हम मौन बने हुए हैं। स्लीपर बसों में आग लगने की कहानी आम हो चुकी है। कुछ दिन लोग धरपकड़ करते हैं, प्रशासन के लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाता है क्योंकि बसें नेताओं की चलती हैं। जिस तरह से भोपाल कांड अभी हुआ है, जिसमें क्रूज डूब गया है, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को खो दिया है, एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया है और परिवार के हर इंसान ने अपने घर से कोई ना कोई खोया है। ये हादसे होते क्यों हैं? सबसे पहले भोपाल की खबर पर नजर डालते हैं। एक मां ने अपने 4 साल के बेटे को अपने सीने से लगाया। आखिरी बार जब दोनों की लाश पानी से निकाली गई तो वहां मौजूद हर शख्स रो रहा था। पत्रकार रो रहे थे, एनडीआरएफ के जवान रो रहे थे, मंत्री भी वहां पर रोते हुए पाए गए। लेकिन इन मंत्री जी से सवाल भी पूछना है। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, यह कहानी है उस लापरवाही की जो हर बार होती है, हर बार जान लेती है। जबलपुर के बरगी डैम की यह कहानी, आज मैं आपको पूरी कहानी भी बता रहा हूं और इसके पीछे का कारण भी बता रहा हूं और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। हम सिर्फ खबर नहीं सुना रहे, हम आपको पूरा किस्सा बता रहे हैं कि यह होता क्यों है। बात है क्रूज बोट की जो बरगी डैम के बैकवाटर में चल रही थी। उसमें सवार थे परिवार, बच्चे, बुजुर्ग जो एक घर के गृह प्रवेश में खुशी मनाने जबलपुर आए हुए थे। इसके अलावा भी लोग थे। प्रोग्राम के बाद शाम को सब डैम घूमने निकल गए क्योंकि जब आसपास में टूरिस्ट प्लेस होता है तो सब लोग यही कोशिश करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को वहां घुमाया जाए। शाम करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच अचानक तेज हवाएं चली, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। क्रूज का बंद एसी केबिन जहां लोग गर्मी से बचने गए थे वही उनका पिंजरा बन गया। लहरों के दबाव से शीशे टूटे, पानी भरा और चंद मिनटों में वो क्रूज डूब गया। उसी क्रूज में थी मरीना अपने 4 साल के बेटे जहान के साथ। उसने अपनी लाइफ जैकेट खुद पहनी और बेटे को उसी जैकेट में खुद से लगा लिया, उस उम्मीद में कि शायद दोनों बच जाएंगे, लेकिन दोनों नहीं बचे। अब इस पर लापरवाही की बात करते हैं। पहला सवाल, लाइफ जैकेट कहां थी? जो लोग उस क्रूज में थे उन्होंने खुद बताया जब क्रूज चला किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। जब तूफान आया, जब लहरें उठी, तब जाकर जैकेट अंदर से निकाली गई और जैकेट भी जो सवार लोग थे उन्होंने ही वहां से अंदर से निकाली। और जब तक सब जैकेट पहन रहे थे क्रूज डूब चुकी थी। एक बचे हुए शख्स ने खुद कहा, जैकेट पहनते ही हादसा हो गया, बस 2-3 मिनट में सब खत्म हो गया। यह कोई समझदारी नहीं थी। नियम साफ है, बोर्डिंग से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। यह नियम था, इसे माना नहीं गया और यह शांत पानी की झीलों में भी लागू होता है। और इससे एक लापरवाही ने कई जानें ले ली। यह लापरवाही सवारों की तरफ से भी थी, उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। दूसरी ओर प्रशासन और मैनेजमेंट की। मौसम की चेतावनी। दूसरा सवाल, सबको पता था तूफान आएगा तो क्रूज रोकी क्यों नहीं गई? और सबसे बड़ी बात, क्या हम खुद को नहीं रोक सकते? गांव वालों ने कहा था तूफान आने वाला है, मत चलाओ। किनारे पर खड़े लोगों ने हाथ से इशारा किया कि साइड में लगा लो, इसको वापस ले आओ। यहां तक कि उस क्रूज पर सवार एक 14 साल की बच्ची ने भी उस ऑपरेटर से कहा, अंकल जी वापस ले लो, मौसम बहुत खराब हो रहा है। लेकिन अंकल ने किसी की नहीं सुनी। एक परिजन ने बाद में कहा उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसों के लिए किसी की नहीं सुनी। एक के बाद एक चेतावनी आई और एक के बाद एक अनसुनी कर दी गई। जो आदमी नौकायन कर रहा है, क्या उसे पता नहीं होगा कि रिस्क कितना भारी है? ठीक है, बाहर से आए लोग इन चीजों के बारे में बहुत कम जानते हैं। नदी में कितना उफान आता है, कितनी बारिश पर नदी किस तरह का बिहेव करती है, वहां के स्थानीय और नौका चालकों को पता होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही। सवाल तीसरा भी है, रेस्क्यू इतना देर से क्यों?
जब क्रूज डूबी, जिन्होंने लोगों को बचाया वो थे आसपास के गांव के लोग। उन्होंने रस्सी फेंकी, हाथ बढ़ाए, प्रशासन की तरफ से बहुत देर तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसा आपने नोएडा कांड में भी देखा, 2.5-3 घंटे पहुंच भी गए थे तो क्या। और सबसे दर्दनाक बात यह है, जब क्रूज डूबी तब भी बोट पानी के ऊपर तैर रही थी। अगर उसी वक्त कोई अंदर झांकता तो जो लोग केबिन में फंसे थे वो शायद जिंदा मिलते, लेकिन पूरी रात वो नाव वहीं तैरती रही। सुबह आर्मी के गोताखोर आए, शीशे तोड़कर अंदर गए और तब तक मिली तो सिर्फ लाशें, जिनमें से एक थी मरीना, अपने बेटे जहान को सीने से लगाए हुए। उसे इतना भी मौका नहीं मिला कि वह केबिन से बाहर निकलकर पानी में कूद जाए। अगर जैकेट पहले से होती तो शायद मरीना और उसका बेटा जिंदा होते। ऑपरेटर। चौथा सवाल, क्रूज ऑपरेटर कहां था? कहते हैं कि जहाज चलाने वाला तब तक जहाज को नहीं छोड़ता जब तक आखिरी पैसेंजर वहां से नहीं चला जाए। जब क्रूज डूब रही थी, ड्राइवर, उसका असिस्टेंट वो ऊपर से निकल गए, अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए नीचे नहीं आए। जो लाइफ जैकेट निकालकर लोगों को दी वो खुद यात्री थे, आम लोग थे जो खुद डूब रहे थे लेकिन दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऑपरेटर, ये कहानी बहादुरी की थी और ये क्रूज ऑपरेटर की घोर लापरवाही की भी कहानी है। अब बात करते हैं क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी। पहली बात, क्रूज में चढ़ने से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होना चाहिए था। बच्चों के लिए अलग उनके साइज की जैकेट होती है, यह बुनियादी नियम है, इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, क्रूज में एक ट्रेंड सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए था जो सिर्फ नाव चलाने के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी में लोगों को गाइड कर कर बाहर निकाल सके, जिसे पता हो किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो इस बात के लिए ट्रेंड हो कि मेरे जिंदा रहते कोई नहीं मरेगा। तीसरी बात, रियल टाइम मौसम की जानकारी। अगर मौसम खराब हो रहा हो तो क्रूज चलाने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी। चौथी बात, केबिन में इमरजेंसी एग्जिट साफ दिखाई देनी चाहिए थी। बंद केबिन में फंसे लोगों को पता होना चाहिए था बाहर कैसे निकलना है। इवन जहाज में भी बताया जाता है, उड़ने वाले जहाज की बात कर रहा हूं जिसमें से बाहर निकलना कोई फायदा भी नहीं है, तब भी बताया जाता है कि इमरजेंसी गेट इधर है। और खासकर टूरिस्ट सीजन में तो लोगों को बताया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या करना होगा। पहली मांग, हर क्रूज हर टूरिस्ट बोट का अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट हो, बिना पास हुए परमिट नहीं। दूसरी मांग, क्रूज ऑपरेटर को सरकारी सर्टिफाइड ट्रेनिंग मिले। कोई भी एरा गैरा नाव चला रहा है, मौसम की पहचान होनी चाहिए, भीड़ प्रबंधन होना चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन होना चाहिए, यह सब सीखना जरूरी हो। किनारे पर खड़ी नाव भी तो उनको बचाने के लिए जा सकती थी, लेकिन कोई ट्रेंड ही नहीं था, सबको अपनी जान की पड़ी थी। सभी प्रमुख डैम और टूरिस्ट वाटर जोन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्थानीय तैनाती हो, खासकर छुट्टियों और त्योहारों के वक्त। चौथी मांग, सख्त कानूनी जिम्मेदारी। अगर कोई ऑपरेटर नियम तोड़े तो उसे बर्खास्त करो, और अगर कोई हादसा हो जाए तो उसे सिर्फ जुर्माना मत लगाओ, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाओ। हर क्रूज के लिए यात्रियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो, नाम, उम्र, कितने लोग, सब दर्ज हो, ताकि अगर कोई लापता हो तो रेस्क्यू टीम को पता हो कि ढूंढना कितने लोगों को है। टीम को यह भी नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोग थे। मरीना ने अपने बेटे जहान को आखिरी दम तक अपने कलेजे से लगाए रखा। एक माँ का प्यार किसी भी लाइफ जैकेट से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उस माँ की वो जैकेट पहले मिलनी चाहिए थी, वो चेतावनी सुनी जानी चाहिए थी, वो रेस्क्यू वक्त पर होना चाहिए था, ताकि यह हादसा रोका जा सकता था, यह मौत रोकी जा सकती थी। अब सवाल यह है कि हम सिर्फ रोकर आगे बढ़ जाएंगे या इस बार कुछ बदलेगा। बरगी डैम का यह हादसा एक दर्दनाक याद बने और एक और बार की लापरवाही का बहाना नहीं। सबसे बड़ी बात कि इन जगहों पर हादसे होते क्यों हैं। सरकार ने एक डैम बनाया, डैम के ऊपर टूरिज्म की स्कीमें लाई गई। स्कीम लाने के बाद नेताजी के भाइयों को, रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को ठेके मिल जाते हैं। अगर बिना किसी जानकारी के या पॉलिटिकल सपोर्ट की कोई ठेका लेके दिखा दे तो मैं सिर मुड़वा लूंगा अपना। उसके बाद नेताजी के रिश्तेदार वहां पे ठेकेदार बन जाते हैं, क्रूज खरीदते हैं और एक सस्ता सा ऑपरेटर पकड़ लेते हैं। वो सस्ता सा ऑपरेटर बस उसको हैंडल घुमाना आता है, उसको कोई नियम कानून नहीं पता, उसे कोई इमरजेंसी के बारे में जानकारी नहीं है, बस इतना पता कि खुद की जान कैसे बचानी है। भाड़ में जाएं लोग। सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई चेकिंग करता नहीं है, और अगर कोई चेकिंग करने चला भी जाता है तो नेताजी का फोन आ जाता है, क्या रे ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, तुम वहां पहुंच कैसे गए। उसके बाद अधिकारी वापस आ जाता है। कुछ अधिकारी की जेब गर्म हो जाती है, कुछ नेताजी की तो पहले से ही होती है। क्यों हमारे नेता इतनी जल्दी जल्दी अमीर हो जाते हैं, कौन सा बिजनेस करने लगते हैं, यही कट ऑफ उनकी जेब में आता है।
और इस कट ऑफ के चक्कर में आम आदमी की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। इस क्रूज में लाइफ जैकेट और जितनी सवारी बैठने की कैपेसिटी है, एक स्विमिंग रिंग आता है, टायर ट्यूब जैसा हम देखते हैं, हवा भर के बच्चे तैरना सीखते हैं, स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं। कितनी कॉस्ट होगी उसकी? 200, 300, 500। एक सवारी से इतना पैसा वसूल रहे हैं और उसमें एक ऐसा स्विमिंग रिंग नहीं डाल सकते। नाव के चारों तरफ बंधे रहें, उनमें कौन सा वजन होता है? उनमें हवा भरी रहे, चारों तरफ बंधे रहें, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए गले में डालो और कूदा दो पानी में। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये बहुत महंगा है? क्या इससे बहुत ज्यादा सेविंग हो जाएगी? क्या बहुत ज्यादा बचत नेताजी और अरोड़पति करोड़पति हो जाएंगे? और हो भी जाएंगे तो क्या इस कीमत पर? दूसरी बात है कि कोई जवाबदेही नहीं है। इस हादसे के बाद किसी के साथ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई अधिकारी नहीं पकड़ा जाएगा। जब स्लीपर बसें रोड पर जल जाती हैं, उसके बाद किसी अधिकारी को उस क्षेत्र के या जहां से बस चली थी वहां के, जहां बस पहुंचनी थी वहां पे जितने भी रास्ते में अधिकारी आते हैं, आरटीओ आते हैं, किसी से कोई सवाल नहीं पूछता, किसी की कोई कैद नहीं होती, किसी पे कोई जुर्माना नहीं लगता, क्योंकि सब ये खेल चलता है। आप मेरे को बिना लाइसेंस छोड़िए, बिना पॉल्यूशन के आप गाड़ी को 100 किलोमीटर चला के दिखा दीजिए अपनी 4 व्हीलर को, तुरंत पकड़े जाओगे। बिना पॉल्यूशन के चला के दिखा दीजिए। आपके पास पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं, आप चला के दिखा दीजिए, उनके पास पूरी जानकारी होती है। आप बिना सीट बेल्ट के थोड़ी बहुत दूर चला के देख लीजिए, तुरंत पकड़े जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी ग्लिचेस होती है, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? ये चलता है भाई साहब, और इस देश में यूं ही चलता रहेगा। अगर किसी को यह लगता हो कि बरगी डैम का यह हादसा आखिरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितने ही नेताओं जी ने ठेके ले रखे हैं और कितने ही नेताओं जी के जो ड्राइवर है ना, वो भी नेताजी का नाम लेके चलते हैं भाई साहब। आप उनसे बात करके देखिए, बदतमीजी पे उतर आएगा, हो सकता मार पिटाई पे भी आ जाए। बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसा हो रहा है। टोल टैक्स के हादसे आपने देखे, क्योंकि नेताओं के टोल टैक्स हैं, अपने आपको नेताजी समझते हैं टोल टैक्स के अधिकारी भी। 2 मिनट में आपसे बदतमीजी पे आ जाएंगे। उनका स्कैनर नहीं चल रहा है, फिर भी गाड़ी आपको वापस लेनी पड़ती है दूसरे टोल में जाने के लिए। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वही अकड़ है। अगर यही पब्लिक सर्वेंट होते तो उनको जाने दिया जाना था। आपका स्कैनर खराब है, आपकी मशीन में खराबी, मैं वापस गाड़ी नहीं लूंगा, आप मेरे को खाली जाने दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि नेताजी की चलती है भाई साहब। इस देश में यूं ही ऐसे हादसे होते रहेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एकेडमी में आग लगने वाली घटनाएं हों, चाहे वो टूरिस्ट बसें, स्लीपर बसें रोड पर जलती हुई हों, चाहे इस तरह के डैम में होते हुए हादसे हों। यूं ही मरीना जहान डूबते रहेंगे, हम यूं ही वीडियोस बनाते रहेंगे, हम यूं ही रोते बिलखते रहेंगे, अपने दिल को, अपने बच्चों के बारे में सोच कर यूं ही अपने आप को कोसते रहेंगे। यूं ही चलता रहेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब मैंने आपको बताया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।